डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी की परीक्षा जो है उसकी तैयारी अब पूर्ण मानकर, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अब उसकी तैयारी आपने पूरी कर ली होगी। अब ये जो समय है, याद रखिए, ये जो समय बेहद कीमती, बेहद महत्वपूर्ण है और यहीं से आपकी जितनी आपने तैयारी की उसकी दिशा और दशा दोनों तैयार होती है। उसी की रूपरेखा अब यहीं से तैयार होती है। जो ये आपका क्रूशियल पीरियड होता है 3-4 दिन का, इसको जो सही से मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, वो पूरे एग्जाम को कंट्रोल कर लिया। होता यूँ है कि आप आजीवन के मतलब पूरे वर्ष आप पढ़ते हैं, जब एक परीक्षा होती है उससे कुछ दिन पहले आप हाइपर हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, थोड़ा ये पढ़ लें, थोड़ा वो पढ़ लें, इसी के चक्कर में सब घन चक्कर हो जाता है। तो घन चक्कर से बजाय उसको उससे दूर रहिए और जो आपने अब तक पढ़ा बस उसको आप ठंडे दिमाग से रिलैक्स होके, पॉजिटिव होके, पेशेंस के साथ रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, बस और कोई काम नहीं है। अब आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी 100% है और वो जो तैयारी जितनी है उसका आप 100% आपको एग्जामिनेशन हॉल में देना है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और आप रिलैक्स रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। दोस्तों से आप उन दोस्तों से बात कीजिए जो पॉजिटिव हैं, सबसे नहीं बात कीजिए आप। चलिए, आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसी सीरीज का आज अगला जो 12वां पार्ट है। इससे पहले हम लोग 11 पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं, तमाम प्रैक्टिस सेट पे वो भी सॉल्व कर चुके हैं, चैप्टर वाइज भी सॉल्व किए हैं। और ये जो आप बस हम लोग रिवीजन, बतौर रिवीजन है, आप चाहें तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उसे आप इसको मैच कर सकते हैं, काफ़ी लाभदायक है। तो आइए रिवाइज करते हैं बिना देर किए हुए। और मैं अब नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसको जो अच्छा लगेगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, और सपोर्ट करना होगा तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि प्लेटो के मरने के बाद किसने उसकी अकादमी को बंद करवाया। जब प्लेटो मर गया तो उसकी अकादमी को किसने बंद करवाया? तो जरिस्टियन जो था उसकी अकेडमी को बंद कर दिया। और आप यहीं जान लीजिए, प्लेटो का जो कॉलेज था, स्कूल था या महाविद्यालय था, उसका नाम अकादमी था। और प्लेटो की अकेडमी उसी की तर्ज पर उसने महाविद्यालय खोला या स्कूल खोला, तो अरस्तु के कॉलेज का नाम था लिसियम। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा है कि अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं है? तो वर्गीस का कथन है, वो कहता है कि जो अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका वो आध्यात्मिक है, न कि संख्यात्मक। अगला प्रश्न कि रूसो फ्रांस की राज्य क्रांति का बौद्धिक अग्रदूत था, ये कथन सही है कि गलत है? तो ये जो है आपका कथन न तो सही है और न ही गलत है, ये भ्रामक है। अगला कथन, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ये जो पुस्तक है आपको पता होना चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है ये आपकी डेविड ईस्टन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघात्मक राज्य का गुण नहीं है? संघात्मक राज्य का गुण कौन सा नहीं इसमें से? तो ये बताना है कि ये बड़े बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त है, ये कथन आपका गलत है। ये जैसे कोई जो नहीं है, ये अनुपयुक्त बोला है, बड़े बड़े राज्यों के लिए ही उपयुक्त होता है ये संघात्मक राज्य। तो डी राइट आंसर होगा इसका, ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघात्मक राज्य के गुण से संबंधित नहीं है? संघात्मक राज्य के गुणों से संबंधित या संघात्मक जो फेडरलिज्म है उसका कौन सा विशेषता नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया इसमें। तो कि यह आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में बाधक है, ये गलत है। जो आपका अमेरिका है, कनाडा, इसका बेहद का मतलब कि बहुत सुंदर उदाहरण है, तो ये गलत है। तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि यदि दोनों विभागों अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक अधिकारियों के अधीन रखा जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं सरकार का संसदीय व्यवस्था या संसदात्मक स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका विभाग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं किंतु दोनों एक दूसरे के विरुद्ध अवरोध और संतुलन का प्रयोग करते हैं तो ऐसे शासन प्रणाली को हम क्या कहेंगे, या कौन सी ऐसी शासन प्रणाली? तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यूएस का है, यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। दल विहीन लोकतंत्र विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, एम एन रॉय, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण? तो जेपी जो है पार्टीलेस डेमोक्रेसी या दलविहीन लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। अगला प्रश्न देखिए, हिटलर और चंगेज खां केवल शक्ति के प्रतीक थे किंतु नेपोलियन और लिंकन में शक्ति और
डैश डैश है, दोनों के दर्शन किए जा सकते हैं। आपसे देखिए पूछा है कि इसमें से किसका शक्ति और किसके दर्शन किए जा सकते हैं, तो आपको ऑप्शन में से बताना है कि प्रभाव। ये प्रभाव भी था लिंकन और नेपोलियन का, लेकिन चंगेज खान और हिटलर दोनों केवल शक्ति से थे, उनका प्रभाव नहीं था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है? ठीक, तो ये कथन आपका लेनिन का बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 12, कि ये विचार किसने व्यक्त किए हैं कि स्वतंत्रता किसी योग्य काम को करने व आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति व योग्यता है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका टी.एच. ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता की हद तक न्यायोचित ठहराता है? देखिए ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये आपका जॉन लॉक है। अगला प्रश्न, कि असंतुष्ट मानव संतुष्ट सुअर की अपेक्षा है कि असंतुष्ट सुकरात पूर्णतः असंतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा उत्कृष्ट है? ये किसने कहा? तो ये कथन आपका जो है जे.एस. मिल का है। क्वेश्चन नंबर 15, कि फ्रांस की क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका एडमंड बर्ग का है। अगला प्रश्न है, एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है, आपको इसको अच्छे से याद करना है, तो स्टालिन। अगला प्रश्न देखिए, कि दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है, पर महत्ता इस बात की है, विशेष बात इसकी है कि उसे बदलना है। ये कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कि राज्य विधि का जनक एवं शिशु या शिशु तथा जनक दोनों है, ये कथन किसका है? तो ये कथन मैकाइवर से है, संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका विलोबी का है। ये प्रश्न भी पिछली बार पूछा जा चुका है। संप्रभुता का टॉपिक पढ़ लीजिए, राज्य का टॉपिक पढ़ लीजिए, और राजनीतिक विचारकों खासकर कौटिल्य को पढ़ना है, और कार्ल मार्क्स और लेनिन को, माओ को, इससे पहले हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली और अरस्तु, प्लेटो को पढ़ना ही है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और भारतीय राजनीति में कौटिल्य, गांधी को रिवाइज कर लीजिए, अम्बेडकर को रिवाइज कर लीजिए। और प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कब स्थापना हुई थी? तो ये आपका 1726 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कि कथन और कारण है। कथन देखिए, कि नौकरशाही प्रशासन मूलतः एक कठोर प्रशासन होता है। ठीक, कथन तो आपका सही है। नौकरशाही ज्ञान के आधार पर नियंत्रण का प्रयोग करती है, कथन सही है, और तर्क भी सही है, लेकिन उसका सही व्याख्या नहीं है। तर्क जो है कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 22, कि इससे पहले विज्ञान का सिद्धांत विकास करे, इसकी अवधारणा अवश्य होनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हर्बर्ट साइमन का है, लोक प्रशासन में व्यवहारवाद के जनक हैं ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, कि नगरीय स्थानीय संबंधी समितियों एवं आयोगों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत रूप से सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है? तो ग्रामीण शहरी संबंध एम्पिजन सही है, राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग सीएम कोरिया सही है, और शहरी स्थानीय निकाय और नगरीय निगमों एवं संगठन अधिकारों विधियों संबंधी अध्ययन समूह केंद्र सहाय की अध्यक्षता में तय किया गया, और नगरपालिका प्रशासन बजटीय सुधार संबंधी समिति फरीजकार, ये आपका सुमेलित नहीं है, गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कि भारत की राष्ट्रीय योजना में कौन शामिल है? तो भारत की राष्ट्रीय योजना में आपका कौन कौन शामिल है, ये प्रश्न है आपका, मैच करना है। तो भारत की राष्ट्रीय योजना जो होती है प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? केंद्र सरकार की योजनाएं शामिल, सही है। राज्य सरकार की योजनाएं शामिल है, ये भी सही है। और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय और राज्य उपक्रमों को योजना परिव्यय सही है, और निजी क्षेत्र के योजना परिव्यय, ये जो आपका थोड़ा सा जो चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है?
वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग इसमें से नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महानगरीय निगम के संदर्भ में एक पृथक ओम्बुड्समैन की रचना की जानी चाहिए, यह संस्तुति किसके द्वारा की गई? ये संस्तुति वीरप्पा मोइली, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वीरप्पा मोइली समिति। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत सरकार को स्थानीय शासन के लिए एक पद्धति परक कानून का प्रारूप बनाकर संसद में प्रस्तुत करना चाहिए, यह संस्तुति किसकी है और बेहद बेहद महत्वपूर्ण है? ये संस्तुति आपकी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन से लोक नीति के परिभाषिक तत्व हैं? लोक नीति किससे परिभाषित होते हैं? तो एक तो आपका लक्ष्यों की घोषणा से, कार्य का प्रस्तावित मार्ग क्या है उससे भी, और साधारण उद्देश्य की घोषणा के आधार पर और एक आधिकारिक निर्णय के आधार पर लोक नीति का परिभाषिक तत्व है। तो ये चारों तत्व हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि यथार्थवाद के हमारे बौद्धिक उपकरण यानी मंजूषा टूल बॉक्स में एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है? किसका है? तो EH कार का कथन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है। तो आर्थिक कूटनीति को हम किस रूप में जानते हैं? विकास कूटनीति के रूप में, इसी को डेवलपमेंट डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, डी स्क्वायर है, DD भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है किन कथन और कारण है? तो कथन देखिए क्या है कि विकास प्रशासन की अवधारणा उद्भव हाल ही में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो ये कथन आपका कारण जो कभी कथन सही होगा कि इसका जो विकास प्रशासन की अवधारणा आफ्टर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार इसके बाद हुआ, ये कथन सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देश आज़ाद हो गए, ये कथन भी आपका सही है, इसी वजह से विकास प्रशासन की अवधारणा का उद्भव हुआ। तो कथन और कारण दोनों सही है, उसकी स्पष्टीकरण है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका कार्य है? ये किसका कथन है? तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक, साम्यवाद विचारधारा का जनक है। या जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, दास कैपिटल है, इन सब रचनाओं को आपको पढ़ना क्या उनके बारे में जानना चाहिए, पढ़ने का तो समय नहीं है लेकिन जीवन में पढ़ना चाहिए। और फिर से मैं आपसे कहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिलैक्स रहेंगे आपको उतना ही कंफर्टेबल फील होगा। और एकदम कोई कहना मतलब कि जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, मेरा मानना ये है कि जान से बढ़कर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो पहले आप अपनी जान को क्या मतलब कि संभालिए और रिलैक्स रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि सीटें सबके लिए पर्याप्त हैं। जितनी भी सीटें हैं, स्टेट जितने लोग पास हैं, सीटें पर्याप्त हैं। तो आपका थोड़ा सा मेहनत करेंगे, रिलैक्स होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए, ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए और प्लीज़ हमारा भी सपोर्ट कीजिए। हम लोग भी दुकानदारी चलाइए, आप लोग प्लीज़। नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूँ खेद उसके लिए और माफ़ी भी। चलिए आइए मुद्दे पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारक ने शीत युद्ध के पश्चात नौ शिथिलता के विकास में योगदान दिया? जो डिटेंटी है या जो शिथिलता है, नौ शिथिलता, तो उसके बारे में किस तत्वों ने योगदान दिया, यानी कि जो शीत युद्ध की जो पराकाष्ठा थी उसमें कमी किस वजह से हुई? तो आपको बताना है। एक जो आपका रीगन और गोर्बाचेव द्वारा INF ट्रीटी की मध्यवर्ती परमाणु बल संधि पर हस्ताक्षर करने की वजह से थोड़ी सी तनाव शिथिल्य में नौ तनाव शिथिलता की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 34 है बे ऑफ पिग्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है? तो यार ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्यूबन मिसाइल संकट से संबंधित है, जो कि घटना 1962 में घटी, जिसकी वजह से लगा कि अब तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न, काली विधवाएं ब्लैक विडोज महिला आतंकवादी वे किस देश से संबंधित हैं? जो ब्लैक विडो है, आप एक मूवी भी देखे होंगे, उसमें इसका नाम भी है ब्लैक विडो, जो चेचन्या से संबंधित है, आतंकवादी समूह, वो भी खासकर महिलाओं से संबंधित। किसने कहा है करारोपण बलात् श्रम के बराबर है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। ब्लैक मतलब कि पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, करारोपण बलात् श्रम के बराबर है। तो ये कथन आपका रॉबर्ट नॉजिक का है। क्वेश्चन 37 है राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष होंगे मंत्रिमंडल सचिव।
लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वह जो सबसे ज़्यादा सतत और स्वसुधारक है यह है, कौन सा है वो? तो वह है आपका बी, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 39 है 1939 में 1 दिसंबर 1943, प्रश्न नंबर 39, 1 दिसंबर 1943 की तेहरान उद्घोषणा में निम्नलिखित में से किसकी योजना बनाई गई थी? ये प्रश्न भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बेहद महत्वपूर्ण है। तो शांति कायम करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है, यानी भारत पाकिस्तान में संघर्ष या विवाद का या उनके संबंधों में खटास का कौन सा एक कारण नहीं है या विवाद नहीं है? तो है आपका दाहग्राम विवाद। बाकी तीनों की वजह से इन दोनों देशों में आए दिन कोई ना कोई विवाद होता रहता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोड ये आपको मैच करना है। एक तरफ राज्य हैं और उनसे संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो मैच कीजिए। तो म्यांमार ये आपके रोहिंग्या से संबंधित हैं, और मलेशिया ये आपके तमिल्स, इंडोनेशिया जो है आपके हिंदूज, और लाओस जो है आपका वियतनामीज। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति शासन की विशेषता से संबंधित नहीं है? तो राष्ट्रपति शासन की विशेषता से संबंधित कौन सा कथन नहीं है इसमें से? तो है आपका कानून का शासन। तो रूल ऑफ लॉ जो है 356, 352 में नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, कानून का शासन इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो संसदात्मक शासन, जैसा कि ब्रिटेन और भारत में है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो दबाव समूह कभी भी चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भागी नहीं है, सहभागी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एक राजनीतिक सदन और एक औद्योगिक सदन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा? ये पीजीटी में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन देखिए आप, तो इसका सही आंसर होगा वो है आपके जीडीएच कोल, ए राइट आंसर होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे विशेषज्ञ माना जाता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था का जो विशेषज्ञ आपका केसीवेयर है, जो भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 एकात्मक शासन में क्या है? तो एकात्मक शासन में संपूर्ण राज्य के लिए एक प्रशासकीय इकाई होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा पक्षधर कौन था? तो है आपके जॉन स्टुअर्ट मिल। ये भारत मतदान की भी बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना को अंग्रेजों के किस कृत्य ने प्रोत्साहन दिया या प्रोत्साहन प्रदान किया? तो आइए देखिए कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के प्रचार प्रसार द्वारा राष्ट्रवाद का विकास हुआ या राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखने की नीति ने भी इसमें योगदान दिया, और यातायात व संचार व प्रेस के आधुनिक साधनों के जाल बिछाने से भी भारतीयों में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। तो इसके प्रयुक्त सभी सही आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 50 भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को सहज रूपांतरण की भारतीय क्षमता का अनूठा उदाहरण मानते हुए इसे परिवर्तन के साथ चयन की कला की संज्ञा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो नमनीय सिद्धांत, फ्लेक्सिबल संविधान नहीं है, बल्कि दोनों का मिला जुला हुआ स्वरूप है। कठोर और नमनीय भी है, लेकिन ज़्यादा कठोर है। क्वेश्चन नंबर 52 कि संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो संसद में किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा से मतलब नहीं। किसी भी क्या मतलब कि दोनों सदन में से किसी ने प्रयोग किया, लेकिन जब संसद दिया है तो संसद राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से किस एक समिति के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति या सिफारिश की गई? तो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया, और ये आपके पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखिए 54 स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश हुआ? किस कारणवश हुआ? तो यह है आपका श्री पी रामुलु की मृत्यु हुई, उसी के आधार पर सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ।
क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपात शक्तियों को गृहीत किया गया है, यानी भारतीय राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं किस संविधान से आपने ग्रहण किया है? तो वह आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो आप सभी को पता है कि जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय परिषदें हैं तो क्षेत्रीय परिषदें जितने भी हैं वो आपकी परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको मैच करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो एक तरफ लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुस्तक है? तो एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। लाला लाजपत राय जो हैं उनकी यंग इंडिया पुस्तक है। मौलाना ए.के. आज़ाद, ये इंडिया विंस फ्रीडम है। और सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और याद रखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बेहद महत्वपूर्ण, आपको इसको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 कि काउंसिल प्रवेश के प्रश्न पर निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परिवर्तनवादी वर्ग का सदस्य नहीं था? परिवर्तनवादी वर्ग का सदस्य कौन नहीं था? मुद्दा ये था कि काउंसिल में प्रवेश किया जाए कि नहीं। तो परिवर्तनवादी का सदस्य नहीं कौन था? तो वो हैं आपके सी सरदार पटेल। बाकी मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और विट्ठल भाई पटेल का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश किया जाए और सरकार का विरोध किया जाए, लेकिन सरदार पटेल और गांधी जैसे और जो कांग्रेस में बड़े नेता थे इसके खिलाफ थे। अगला प्रश्न कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निहित है। तो किस अनुच्छेद में निहित है जो नेचुरल राइट है प्राकृतिक अनुदान? तो है आपका अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो तब कौन राष्ट्रपति बनता है? तो आपका जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो बनेगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में परिभाषित किया है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो भारतीय संघवाद को अर्धसंघात्मक के रूप में परिभाषित करने वाला आपकी के.सी. वेयर है। क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो सही कथन जो है आपका कि तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। यानी तीनों, जैसे इसी को हम अवशिष्ट शक्तियाँ भी बोलते हैं, यानी जो संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है तो उन पर कानून बनाने का एक अधिकार जो है केंद्र सरकार को है या संसद को, इसी को बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है भारतीय संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने का वैधानिक आधार निम्न में से कौन सा था? तो है आपका कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल योजना। तो ये आपका बी राइट आंसर होगा। प्लीज़ दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप वीडियो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 है भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये था आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सांप्रदायिक मताधिकार भारत में प्रस्तावित किया गया। तो सबसे पहले सांप्रदायिक मताधिकार का प्रस्तावित 1909 के पार्लियामेंटो जो है, या जिसको हम सांप्रदायिक पंचाट भी बोलते हैं, या इसमें सांप्रदायिकता का बीजारोपण हुआ। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय राष्ट्रपति के आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? अध्यादेश याद रखिए जो अनुच्छेद 123 है उसके तहत है।
तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान का संशोधन अध्यादेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत कौन कौन से कार्य हैं? एक तो उसका क्या है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्यायिक पुनर्वलोकन या पुनरीक्षण का कार्य सही है, दंडित कैदियों को क्षमादान करना बिल्कुल गलत है, अनुच्छेद 72 के तहत ये अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। राज्यों या प्रांतों के बीच तथा राज्यों और केंद्र के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना सही है, तो 1, 2, 4 सही होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इस श्रृंखला का बेहद अंतिम प्रश्न है, तो इसका जो प्रश्न है, तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की केवल एक बार अध्यक्षता की थी और वह था कौन सा? बेलगांव अधिवेशन 1924 का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान कहें या नागरिक शास्त्र कहें या राजनीति शास्त्र कहें, उसका एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला या ये जो भाग है 12वां भाग, उसको हमने सॉल्व किया बतौर रिवीजन। याद है, आपको बस रिवीजन करना, जल्दी जल्दी वीडियो को 20 स्पीड में आप देख सकते हैं, बतौर रिवीजन है ये। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सबका सिलेक्शन हो, इसी उम्मीद के साथ, इसी कामने के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।